थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद अब समय आ गया है हम डिस्कस करें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। साथ में आपको यह बताना है कि ये टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट करता है। मैं आपको बता दूं कि जीरोथ लॉ से ही टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है जीरोथ लॉ। इसमें बोला जाता है कि अगर दो सिस्टम, मान लीजिए ए और बी उनका नाम है, उनको आप सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में रखते हैं, ठीक है, विद अ थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी कि अगर मान लीजिए सिस्टम ए और सिस्टम बी जो है किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है। जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए सिस्टम ए है, ये आपका सिस्टम बी है और ये आपका सिस्टम सी है, और आगे मैं आपको अच्छा सा पिक्टोरियल व्यू भी दिखाऊंगा। फिलहाल इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, मगर ये सिस्टम ए इस सिस्टम सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम के अंदर है और ये बी सिस्टम भी इसके साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आपस में ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब आप यहां पे फिगर 12.2 पे देखिए ध्यान से। ये आपके सामने एक फिगर है 12.2, जिसके अंदर आपके पास एक सिस्टम ए है, दूसरा सिस्टम बी है। इसको आपने एडियाबैटिक वॉल से क्लोज कर रखा है ताकि इसका कोई भी एनर्जी यहां फ्लो ना कर पाए, वाइसी वर्सा इससे भी कुछ भी इधर फ्लो ना हो। मगर आप यहां नोटिस कीजिए कि एक डाइथर्मल वॉल्स के साथ आपने सिस्टम सी को कनेक्ट किया, जो कि ए के साथ भी और बी के साथ भी रिलेशन में है। मतलब कि सी सिस्टम की जो भी एनर्जी होगी वो फ्लो करके ए में आ जाएगी, या फिर ए की एनर्जी फ्लो करके सी में चली जाएगी। इन अ सिमिलर मैनर बी की एनर्जी सी में जा सकती है और सी की एनर्जी बी में आ सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे? आप इस वक्त इस सिस्टम को यही तो कहोगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कैसे? अब सिस्टम ए और बी जो है वो सेपरेटेड है फ्रॉम सिस्टम सी थ्रू अ डाइथर्मल वॉल, जहां से हीट का फ्लो होना संभव है। जो सिस्टम ए और सी है और बी और सी है, यानी कि कॉमन पॉइंट क्या है, सी, वो एक दूसरे के साथ टेम्परेचर को शेयर करते रहेंगे और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब तीनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाएगा। अगर इनिशियली ये इक्वल नहीं थे तब भी, लेकिन जो एडियाबैटिक वॉल है ए और बी का, अगर आप इसको फिर यहां से हटा देते हो, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट शोइंग दैट ए एंड बी आर ऑलरेडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब ये कि कल को अगर आप ये वॉल हटा देते हो और आप ये सोचते हो कि ए से कोई एनर्जी बी में फ्लो कर जाएगी या बी से एनर्जी ए में फ्लो कर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी ना इस ए का टेम्परेचर बी के बराबर अचीव हो चुका है, या वाइसी वर्सा बी का टेम्परेचर ए के बराबर अचीव हो चुका है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सी, जहां वो डाइथर्मल वॉल से कनेक्टेड था। तो अगर एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा, मतलब क्यों नहीं हो रहा? मतलब क्योंकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुके हैं। और यही आपके जीरोथ लॉ के कंसेप्ट्स हैं। अब आप इस पिक्टोरियल एनिमेशन में समझिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से प्रोसीड करता है। अब आप यहां पे ध्यान दो, ये तीनों सिस्टम इनिशियली अलग अलग टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वक्त के साथ सी से एनर्जी फ्लो हुआ यहां, और तीनों एक टेम्परेचर पे आके एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आप एक और पिक्टोरियल एनिमेशन को देखिए और यहां समझिए कि जो टेम्परेचर गैप सिस्टम ए और बी का था, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सी हम उसको सेटिस्फाई कर रहे थे एंड फर्दर इसको इक्विलिब्रियम में बोल रहे थे। अब आप यहां पे नोटिस करो, इनिशियली देखना ये तीनों सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये, इनका टेम्परेचर अलग होगा। देखो इसका टेम्परेचर अलग था, आपने ध्यान दिया, इस वाले का, इसका भी अलग था, बट सी की वजह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होने के कारण तीनों जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गए। तो ये हमारा जीरोथ लॉ था। आपने इन दोनों पिक्टोरियल एनिमेशन से ये आइडिया ले लिया है कि किस तरीके से दो सिस्टम को आप थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलोगे अगर वो दोनों सिस्टम सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं यहां पे टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स implies the temperature is a physical quantity which has same value for all system which are in thermal equilibrium with each other। तो जीरोथ लॉ में ही एक फिजिकल एस्पेक्ट को समझाया गया जिसका नाम था टेम्परेचर। कहा यह जाता है कि टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है हर एक सिस्टम के लिए, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ। तो यहां पे अगर ये सिस्टम और ये एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर की वैल्यू दोनों के केस में सेम होगी।
तो जीरोथ लॉ से ही टेम्परेचर का अराइज हुआ था, जैसा मैंने आपसे पहले बताया। अब आगे समझते हैं क्या बोला हुआ है कि दस इफ ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ए और बी सेपरेट होकर थर्मल इक्विलिब्रियम में थे सी के साथ, तो जो भी टेम्परेचर होगा ए का वो जरूर टी सी के बराबर होगा, और जो टेम्परेचर बी का होगा वो सी के बराबर होगा। इसका इनडायरेक्ट तो मतलब यही है कि ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते थे। अब जब आप मॉडर्न कंसेप्ट टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हो तो टेम्परेचर जो फॉलो करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। सो दिस मे बी स्टेटेड इज इन अ मोर फंडामेंटल वेज एज फॉलोज। तो आप इस टेम्परेचर वाले कंसेप्ट को और किस तरीके से समझा सकते हो? देयर एग्जिस्ट अ स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर। आप ये कह सकते हो कि एक स्केलर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिससे आप मेजर कर सकते थे, उसको आप टेम्परेचर कहते हो। फॉर ऑल थर्मोडायनेमिक सिस्टम सच दैट टेम्परेचर इक्वालिटी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अर्थ ये है कि आपको अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो आपके लिए वहां पे नेसेसरी हो जाता है कि आप टेम्परेचर को जरूर वहां पे जाके समझाएं। यानी टेम्परेचर ही वो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि ये डिफाइन करता है कि कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ये था हमारा अभी टॉपिक ऑफ द डिस्कशन।